आज का अपन। तो हेलो एवरीवन, आज का अपना टॉपिक है विभिन्न स्थलाकृतियाँ करती हैं। ठीक है, नहीं टोपोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जो स्थलाकृतियाँ होती हैं तीन टाइप की होती हैं, यानी उनके तीन प्रकार होते हैं स्थलाकृतियों के। ठीक है, सबसे पहला होता है पर्वत यानी माउंटेन्स के बारे में, उसके बाद जो पठार है उनके बारे में, और फिर जो मैदान है उनके बारे में पढ़ेंगे। अभी देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं हम पर्वत। तो जानिए, जो ये स्थलाकृतियाँ होती हैं माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जितनी भी स्थलाकृति इनमें सबसे ज़्यादा ऊंचाई किसकी होती है? पर्वतों की ऊंचाई सबसे ज़्यादा होती है। तो जो उत्पत्ति के आधार पर यानी इनका ओरिजिन है उसके आधार पर जो पर्वत हैं वो तीन टाइप चार टाइप के होते हैं। ठीक है, तो कितने टाइप है पर्वतों के? चार टाइप हैं। कौन कौन से हैं? पहले तो है ब्लॉक पर्वत, ठीक, यानी ब्लॉक्ड माउंटेन्स। उसके बाद जो सेकंड है वो है अवशिष्ट पर्वत, यानी रेजिडुअल माउंटेन्स। उसके बाद थर्ड टाइप के कौन से है? संचित पर्वत, एक्यूमुलेटेड माउंटेन्स। उसके बाद जो फोर्थ टाइप के हैं वो हैं वलित पर्वत। तो वलित पर जो फोर्थ टाइप के वो फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं इनको। ठीक है, अभी देखो, अभी इनके बारे में सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्लॉक्ड माउंटेन के बारे में। ठीक है, तो ब्लॉक्ड माउंटेन होते क्या हैं? पहला देखो, हमारे जो ब्लॉक पर्वत होते हैं, ब्लॉक्ड माउंटेन्स, ये कैसे बनते हैं? मान लो, जब देखो दो चट्टानें हैं, ठीक है, ये एक चट्टान ये है, एक चट्टान ये है। जब दो चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण बंधा भाग नीचे धंस जाता है, यानी इनमें भ्रंश या गैप के कारण जब ये जो बीच का भाग है ना नीचे ऐसे नीचे धंस जाता है तो साइड के भाग ऊपर उठ जाते हैं ये। ठीक है, तो इस कारण ये ब्लॉक माउंटेन। तो इसमें क्या होता है कि जो बीच का भाग धंस जाता है इसमें, और जो साइड का है ना वो जो साइड के हैं, ठीक है, वो भाग ऊंचे उठ जाते हैं। तो इस कारण किसका निर्माण होता है? ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, और जो बीच में धंसा हुआ भाग होता है इसको हम बोलते हैं रिफ्ट वैली, यानी इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्ट घाटी। ठीक है, तो ये थे ब्लॉक माउंटेन, और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे कौन कौन से एग्जाम्पल याद रखना। इसमें क्या होता है कि इनके जो पर्वतों के जो शीर्ष होते हैं ना ऊपर लगभग समतल से पाए जाते हैं, और लेकिन जो किनारे होते हैं ना वो तीव्र भ्रंशकारों से सीमित होते हैं, यानी जो अगर ऊपर मिलेगा तो थोड़ा इनका समतल मिलेगा, लेकिन जो किनारे होते हैं ना वो थोड़े से ऐसे तीव्र होते हैं। ठीक है, यानी स्टीप एज होते हैं, स्टीप बोलते हैं इसको। तो इसके हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो वोसजेस पर्वत है। वोसजेस पर्वत कहाँ पर है? ये है फ्रांस में। ठीक है, उसके बाद दूसरा ब्लैक फॉरेस्ट। तो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है? ये है जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट के बाद तीसरा है साल्ट रेंज। ये साल्ट रेंज है पाकिस्तान में। तो ये इसके तीन एग्जाम्पल थे। ठीक है, तो ब्लॉक पर्वत कैसे होता है कि बीच का भाग तो धंस जाता है और साइड के भाग खड़े हो जाते हैं, और जो बीच का भाग होता है ना उसको बोलते हैं रिफ्ट घाटी। तो इसमें क्वेश्चन है कि वर्ल्ड की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? तो वो है जॉर्डन नदी की घाटी। ठीक है, तो एक जॉर्डन नदी है अफ्रीका में, उसकी घाटी है। ठीक है, वो लगभग है जो लाल सागर से होकर जेम्बेजी नदी तक जाती है। ठीक है, तो वो सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है जॉर्डन नदी की। ठीक है, तो ये हो गया बीच का भाग धस गया, साइड के ऊंचे ऊपर थोड़ा समतल होते हैं, साइड थोड़ी तीव्र होती है। एग्जाम्पल हो गए वोसजेस फ्रांस में, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, साल्ट रेंज पाकिस्तान में। ठीक है, अभी इसके बाद देखो जो नेक्स्ट था, नेक्स्ट कौन से थे माउंटेन हमने पढ़े थे? वो थे अवशिष्ट पर्वत। कौन से थे? अवशिष्ट पर्वत यानी रेजिडुअल। ये तो
वैसे ही पता चल रहा होगा, अवशिष्ट यानी जो बचा हुआ है। तो मान लो जो परत कोई चट्टान है उनका अपर्दन हो गया, तो उसके कारण ये इन चीज़ों का निर्माण होता है। जैसे मोस्टली अब हमको मिलेंगे भारत के, जैसे विंध्याचल पर्वत है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। उसके बाद सतपुड़ा पर्वत है, उसके बाद नीलगिरी पर्वत है जो दक्षिण भारत में तमिलनाडु में है। ठीक है, और एक दो और हैं, जैसे पारसनाथ है, राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो ये देखो अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत क्या होता है कि जब चट्टानों का वो अपर्दन हो जाए ना, चट्टानों का अपर्दन के फर अपर्दन बोलते हैं, 1 सेकंड भाई, इंग्लिश में थोड़ा सा इरोजन। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप इन पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे ये इंडिया में आपको दिखाई देंगे कहाँ कहाँ पर है। पहली बात तो ये विंध्याचल पर्वत दिखाई देगा। अगर पूछा जाए उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग कौन सा करता है, तो वो है विंध्याचल पर्वत, उत्तर और दक्षिण भारत को अलग करने वाला। उसके बाद है सतपुड़ा। सतपुड़ा भी यहीं इसी के आसपास, इसकी की पास है सतपुड़ा रेंज, जो हमारे एमपी का और के इलाका उसमें एरिया में। उसके बाद है नीलगिरी। नीलगिरी यहाँ का दक्षिण में, नीलगिरी यहाँ लगती है तमिलनाडु, केरल। ठीक है, तो इसके आसपास का एरिया नीलगिरी का। उसके बाद है पार्सनाथ, जो झारखंड है ना अपना, पार्सनाथ। तो शायद झारखंड की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है, पार्सनाथ है। उसके बाद राजमहल की पहाड़ियाँ, जो अपना ये बिहार का इलाका है, तो ये है राजमहल की पहाड़ियाँ। ये सारे कैसे हैं, ये अवशिष्ट पर्वत हैं, यानी ये चट्टानों के अपर्दन के कारण बने हैं। ठीक है, तो याद रख सकते हैं, सतपुड़ा हो गया, विंध्याचल हो गया, नीलगिरी हो गई, पार्सनाथ हो गई और राजमहल। ठीक है, तो ये किसके कारण बने हैं, ये अवशिष्ट पर्वत बोल सकते हैं, चट्टानों के अपर्दन से बने हुए हैं। अभी उसके बाद नेक्स्ट कौन सा था हमारा, 1 सेकेंड, नेक्स्ट था हमारा था संचित पर्वत। संचित, संचित होता है क्यूमुलेटेड, इकट्ठा होना। ठीक है, तो मान लो जो कुछ भी, अगर भूपटल यानी जो हमारी भूपर पट्टी है, ठीक है, उसके ऊपर मिट्टी या बालू हो गया, कंकर हो गया, पत्थर हो गया या लावा हो गया जो ज्वालामुखी से निकलता है, वो सारी चीज़ें एक स्थान पर जमा हो जाती हैं। ठीक है, तो यानी संचित हो जाती है, इस काल इसको बोलते हैं संचित पर्वत। यानी ये क्या होता है कि जो मिट्टी हो गया प्लस बालू, जो हवा उड़ा कर लेकर आती है ना, बालू वगैरह, कंकर हो गए, पत्थर या मतलब लावा जैसी चीज़ें जब एक स्थान पर कहीं जमा हो जाती है ना, तो जब जमा होने वाले पर्वत को बोलते हैं हम संचित पर्वत। सॉरी, ठीक है, उसको बोलते हैं हम संचित पर्वत कहा जाता है उसको। तो हमारे जो रेगिस्तान में मोस्टली ना, ऐसे रेगिस्तान में बनते हैं संचित पर्वत। तो एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन आता है कि जो हमारा जैसलमेर है ना, राजस्थान में, जैसलमेर में पाए जाते हैं में बरखान। ठीक है, जो ये अपना मैप मिलेगा हमें, तो जो ये राजस्थान का एरिया है ना, तो यहाँ पर बालू के टिब्बे होते हैं, इनको बरखान कहा जाता है। वो चंद्राकार टिब्बे होते हैं, ऐसे चंद्र के शेप के। जब हवा इकट्ठी कर लेती है ना, तो ऐसे टिब्बे बना देती है। ठीक है, तो वो जो बालू बूलू के स्तूप है ना, जो बालू के बनाए हुए स्तूप, इनको हम संचित पर्वत बोलते हैं, क्योंकि ये बालू का इकट्ठा होकर बनते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आ गया हमारा, वो है वलित पर्वत। वलित पर्वत क्या होते हैं, जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं उनको बोलते हैं वलित पर्वत। तो इनका निर्माण कैसे हुआ, मान लो जो हमारी पृथ्वी है, अभी ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, तो इसके नीचे ऐसे प्लेट्स हैं, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये। तो ऐसे इसकी अगर इंटरनल जब पावर लगी ना पृथ्वी की, तो आंतरिक से जो धरातल के ऊपर थी चट्टानी थी वो मुड़ गई थी। ठीक है, यानी जो पृथ्वी की, हमारी जो पृथ्वी अर्थ है, उसकी जो आंतरिक शक्तियों के कारण, आंतरिक शक्तियों के कारण जो धरातल की चट्टानें मुड़ गई थी।
चट्टाने मुड़ जाने के कारण किसका निर्माण हुआ था, इनका हुआ था। तो अब देखो ये सबसे ज़्यादा अपनीतियाँ विनीतियाँ होती हैं, ठीक है। ये ऐसे लहरदार पर्वत मिलेंगे, यानी ऊपर नीचे ऐसे ये लहरदार पर्वत मिलते हैं हमें। और दुनिया में जो सबसे ऊंचे पर्वत हैं वो यही है, वलित पर्वत ही है, सबसे ज़्यादा ऊंचे हैं, ठीक है। जैसे कैसे समझ सकते हैं, जैसे हमारा हिमालय है वो भी तो एक वलित पर्वत है ना, ये सबसे ज़्यादा और ये सबसे नवीनतम है, यानी जितने भी पर्वतों के टाइप थे उनमें से सबसे ज़्यादा ये हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा नवीनतम है, अर्लीस्ट बोल सकते हैं हम, ठीक है। और उसके बाद देखो इसका एग्जाम्पल और दूसरे भी हैं। जैसे अब वर्ल्ड का मैप देखेंगे, ये तो उत्तरी अमेरिका है, थोड़ा मैप ये साउथ अमेरिका है, ये यहाँ यूरोप का एरिया है ऐसे, ये इस साइड अफ्रीका का एरिया है अपना, और ये एशिया अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बस बताने के लिए मैं थोड़ा इन उसके लिए, ठीक है। तो देख, तो एक तो अपना हिमालय पर्वत है, ये भी किसका है, ये भी एक तरह का वलित पर्वत है, ठीक है। उसके बाद देखो आल्पस और यूराल पर्वत, ये यूरोप में है। आल्पस कहाँ पर है, यूरोप में। एक यूराल पर्वत है जो एशिया को यूरोप से अलग करता है, यूराल पर्वत, ये था आल्पस। उसके बाद है रॉकीज पर्वत, तो रॉकीज कहाँ पर है, ये उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, ठीक है। उसके बाद है एंडीज, जो दक्षिण अमेरिका ना, साउथ अमेरिका, यहाँ पर मिलेंगे हमें एंडीज पर्वत। ये एंडीज है ना, ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची वो है, सबसे एंडीज, सॉरी दक्षिण अमेरिका ही नहीं, वर्ल्ड की सबसे लंबी ये श्रृंखला है, विश्व की सबसे लंबी, क्योंकि जो दक्षिण अमेरिका है ना ऐसा, तो ये पूरा ऐसे फैले हुए लंबाई तक। तो लंबाई सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है, यानी लॉन्गेस्ट रेंज वाली कौन सी है, वो है एंडीज, एंडीज, ठीक है। तो ये सारे जो थे वे वलित पर्वत थे। कौन कौन से थे, जैसे हिमालय हो गया, यूराल पर्वत हो गया, आल्पस पर्वत हो गया, रॉकीज हो गया, एंडीज हो गया, ये सारे थे, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, लहरदार होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो होते हैं हाइट वाले होते हुए कौन से होते हैं, वलित पर्वत होते हैं, इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा नवीनतम, यानी सबसे बाद के बने हुए हैं, और सारे इससे पहले के मोस्टली जितने हैं। अभी नेक्स्ट देखो कुछ इसके बारे में स्टैटिस्टिक्स इनपुट डाटा हमारा जो याद रखना आपको। एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, जो लॉन्गेस्ट रेंज है वो कौन सी है, वो है एंडीज। एंडीज होता कहाँ है, जो एक तो नॉर्थ अमेरिका में पे पड़ा होगा, एक साउथ अमेरिका। तो जो साउथ अमेरिका का तट है यहाँ पर क्या है, एंडीज पर्वतमाला है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका हो गया ये, और इसका कौन सा तट है, ये पूर्वी तट है, ये पश्चिम तट पर स्थित है। तो वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी तो किसको, तो सबको पता होगा, माउंट एवरेस्ट है। अगर उसकी कई बार हाइट पूछे तो वो है 8848, इतने मीटर है। अभी देखो अफ्रीका है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, कई बार आता, वो है माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, जो तंजानिया में स्थित है। यानी ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, यहाँ पर ये, और ये अपना एशिया, तो मैप ऐसा ही बनेगा भाई, सॉरी, ये एशिया, और ये अफ्रीका। जो अफ्रीका की है वो तंजानिया में है, माउंट किलिमंजारो। वैसे इसके बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था ज्योग्राफी की में, कि जो माउंट किलिमंजारो एक ज्वालामुखी से बना हुआ पर्वत है। अब देखो एक चीज़ जो एडिशनल, जो वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है वो हुआ प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत से। प्लेट विवर्तनिकी, अगर हम इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे तो प्लेट टेक्टोनिक्स, इसके कारण क्या था कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती है ना, तो चट्टानों में आपस में आंतरिक शक्तियों के कारण जो धरातल की चट्टानें में मुड़ जाती हैं, ठीक है। इस कारण वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है। तो जो हमारा तो, और ये कई बार पूछा जाता है कि जो प्लेट टेक्टोनिक है ये सिद्धांत किसने दिया था, ये दिया था एरियस ने, कोई एरियस थे, तो उन्होंने इसके बारे में बताया गया था हमें। तो इसी कारण जहाँ पर कभी अभी हमारा हिमालय पर्वत है ना, तो वहाँ पर एक पहले सी हुआ करता था, सागर हुआ करता था, उसका नाम था टेथिस सागर, ठीक है, टेथिस सागर, ठीक है। तो वहाँ पर किसी समय ये हुआ करता था,
तो ऐसा था कि दक्षिण पठार जैसे जैसे उत्तर की तरफ बढ़ता गया ना, तो इसमें बल पड़ गए और ये ऊंचा बन गया बीच में से, सागर में से। ठीक है, इस कारण अभी देखो जो अपनी अरावली पर्वत है ना, जो अरावली रेंज है, वो भी ऐसा बताया जा रहा है कि वो भी सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक है। वलित पर्वतों में पुराने ओल्डेस्ट। ठीक है, अगर भारत में पूछे कि सबसे ज़्यादा पुरानी श्रृंखला कौन सी है, वो है अरावली है। ओल्डेस्ट में से एक है, यानी ये नहीं है कि ये सबसे पुरानी है, लेकिन जो पुरानी है ना विश्व में, उनमें ये भी शामिल है, एक अरावली। ठीक है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी आती है गुरु शिखर। गुरु शिखर जो कहाँ पर है, माउंट आबू में है, राजस्थान में, आपको पता होगा माउंट आबू राजस्थान। तो विश्व जो अरावली रेंज है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो अरावली रेंज कहाँ पर है, एक बार थोड़ा सा मैप से समझ लेना। क्या हुआ यार, ये थोड़ा ऐसा ही बनेगा मैप। अभी जो ये इलाका ना, ये ऐसे अरावली रेंज है। ठीक है, तो अरावली रेंज पर सबसे ऊंची चोटी है इसकी गुरु शिखर, माउंट आबू पर स्थित है। तो ये था, हमने पर्वतों के बारे में पढ़ा। तो एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि पर्वत देखो 4 प्रकार के होते हैं। ब्लॉक पर्वत, दूसरा था अवशिष्ट पर यानी रेजिडुअल, तीसरा था संचित पर्वत, और चौथा था वलित पर्वत। अभी ब्लॉक पर्वत क्या था कि जब साइड के दोनों भाग उठ जाते हैं तो बीच का भाग नीचे धंस जाता है। धसे हुए भाग को तो रिफ्ट वैली कहते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से ब्लॉक पर्वत के, और इनके जो शीर्ष होते हैं समतल होते हैं और साइड के किनारे खड़े होते हैं। जैसे वासजेस था फ्रांस का, ब्लैक फॉरेस्ट था जर्मनी का, साल्ट रेंज था पाकिस्तान का। ठीक है, उसके बाद ये जो रिफ्ट घाटी होती है, सबसे लंबी रिफ्ट घाटी किसकी है, जॉर्डन नदी की है। उसके बाद नेक्स्ट था हमारा अवशिष्ट पर्वत रेजिडुअल, यानी जो चट्टानों के अपर्दन से, जो चट्टानों का इरोजन हो गया, उसके कारण कौन से बनते हैं, वलित पर्वत बनते हैं। भारत में कहाँ था, एक विंध्याचल था, सतपुड़ा था, और उसके बाद नीलगिरी था, पार्श्वनाथ था, राजमहल था, ये सारे थे अवशिष्ट पर्वत। उसके बाद संचित पर्वत है, तो जो संचित या क्यूमुलेटेड, मान लो मिट्टी बालू इकट्ठा, ये सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी होकर क्या बनाते हैं, संचित पर्वत। तो जो रेगिस्तान में बनाने जाने वाले जो बालू के टिब्बे होते हैं, वो इसी के अंतर आते हैं, वो संचित पर्वत होते हैं। और एक रेगिस्तान में क्या बनते हैं, बरखान भी बनते हैं, जो जैसलमेर में बनते हैं। फोर्थ क्या था, वलित पर्वत। वलित पर्वत क्या था, जो सबसे लेटेस्ट है। ठीक है, यानी सबसे नवीनतम है ये, और सबसे ऊंचे भी ये हैं। इसका कारण क्या है, मान लो हमारी पृथ्वी यानी अर्थ के अंदर जो इंटरनल वो थी, पावर थी, शक्तियाँ थी, उसके कारण जो ऊपर की चट्टानी थी वो मुड़ गई, और उनमें बल पड़ने के कारण इनका निर्माण हुआ। ये लहरदार से होते हैं। इनके एग्जाम्पल होते हैं जैसे हिमालय हो गया, आल्पस हो गया, यूराल हो गया, रॉकीज हो गया, एंडीज हो गया। यानी आपको जितनी वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रेंज मिलेंगी, हाईएस्ट मिलेंगी, उनमें ये मिलेंगे आपको। तो नेक्स्ट था कि विश्व की सबसे लंबी रेंज कौन सी थी, एंडीज पर्वत श्रेणी थी, जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर थी। ठीक है, और उसके बाद अगर इसके बारे में और पढ़ेंगे तो वो था कि एक है सबसे ऊंची चोटी, तो कौन सी होगी, वो तो हमें याद रखनी होगी, वो थी माउंट एवरेस्ट थी। ठीक है, अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर था माउंट किलिमंजारो। एक था वलित पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, प्लेट विवर्तनिकी से हुआ। इसका बारे में किसने बताया था, ये एरियस हुआ करते थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था। तो जहाँ पर हिमालय, वहाँ पर क्या हुआ था, पहले कोई टेथिस सागर हुआ करता था। ठीक है, और भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में से एक कौन सा है, अरावली पर्वत श्रृंखला। उसका सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, गुरु शिखर। उसकी लंबाई है 17 और 5 22, तो गुरु शिखर। ठीक है, ये था पर्वतों के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट है अपना पठार। सेकंड, पठार यानी प्लेटू। तो पठार क्या होता है, देखो धरातल वो तो ज़्यादा होते हैं। पठार की जो ऊंचाई होती है वो होती है लगभग 300 से 500 मीटर, इनकी एवरेज हाइट होती है। ऐसा नहीं है कि इतनी मिलेगी, वैसे मैक्सिमम आपको ये मिल सकते हैं 4500 मीटर तक भी हैं, कम के भी हैं, लेकिन जो एवरेज हाइट हो 300 से 500 मीटर होती है। तो जो पठार होते हैं इनके ऊपरी सिरे ऐसे समतल होते हैं, ऊपरी सिरे। ठीक है, समतल या चौड़ा, चौड़े और सपाट बोल सकते हैं हम। ठीक है, यानी ये पठार क्या होता है कि आसपास का जो एरिया ना उससे थोड़ा सा ऊंचा होता है पठार।
और ये ऐसा कोई एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि वर्ल्ड विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, वो है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट है। और सबसे बड़ा भी है, इसको तिब्बत का पठार या पामीर का पठार भी कहते हैं। पामीर का पठार भी इसको कहा जाता है, या हम इसको विश्व की छत भी कह सकते हैं, पामीर का पठार को। ऐसे बहुत सारे पठार हैं, जैसे बोलीविया का पठार है, कोलंबिया का पठार है। ठीक है, कोलंबिया का पठार कहाँ पर है, कोलंबिया कहाँ पर है, अमेरिका में, तो याद रख सकते हैं हम। तो पर्वतों के कई टाइप होते हैं, पठारों के भी, अंतर पर्वतीय, पर्वतपदीय, ठीक है, और उसके महाद्वीपीय पठार, तटीय पठार, गुबंदाकार पठार। लेकिन इतना अभी इसके बारे में इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पहले ये थोड़ा नोट जितना बताया वो याद कर लेना। ठीक है, अब अगला देखो भाई, अगला है पर्वतों के पठार के बाद आता है मैदान। क्योंकि पठार से ना मोस्टली आते नहीं, कि उसने एवरेज हाइट पूछ लेंगे आपको इनकी, और जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार ये पूछ लेंगे। बाकी कुछ चीज़ें हैं जैसे जो आएंगी तो वो कौन सा होता है, मालवा का पठार जो भारत में है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में इतना कभी आता नहीं है। नेक्स्ट है मैदान यानी प्लेन्स। देखो मैक्सिमम है ना 500 फीट तक ही ये पाए जा सकते, 500 फीट, मीटर नहीं, फीट तक ही। ठीक है, उसके नीचे ही होते हैं ये, समतल से भाग होते हैं मैदान। ठीक है, बिल्कुल समतल भाग होते हैं ये। ठीक है, इनको बोलते हैं मैदान। तो मैदान है ना कई चीज़ों से बनते हैं, मैदानों के कई टाइप होते हैं। जैसे अपर्दन से बनते हैं, जैसे नदी, ये सारी चीज़ें अपर्दन करके लेकर आती है। निक्षेप होता है। ठीक है, तो मैदान दो चीज़ों से बनते हैं, पहला तो हो गया अपर्दन, दूसरा हो गया निक्षेपन। ठीक है, अपर्दन यानी इरोजन, और दूसरा निक्षेप को क्या बोलते हैं, निक्षेप को जो पता नहीं भाई, जो नदियाँ बहा कर ले जाती हैं ऐसे। अपर्दन क्या हो गया, मान लो कोई हवा है, इसमें भी दो चार टाइप होंगे अपने मिलेंगे। जैसे लोएस के मैदान है, लोएस के मैदान क्या होंगे कि जो हवा मिट्टी लेकर आई उसके कारण का निर्माण बनेगा। कासट के मैदान हो गए, कासट क्या हो गया कि चट्टान को काट दिया। ठीक, कासट के मैदान। एक संप्राय मैदान हो गए, संप्राय मैदान जो हमारे समुद्र तल है ना उनके नज़दीक पाए जाते हैं, समुद्र तल के नज़दीक। तो कासट तो चट्टान के बनते होते हैं, लोएस मैदान किसके बनते होते हैं, बालू के। ठीक है, और एक ग्लेशियल मैदान, जो ग्लेशियर होते हैं ना, यानी जो ग्लेशियर जम जाता है उसके बाद वहाँ बन जाते हैं थोड़े दलदली से मैदान होते हैं। यहाँ तो केवल सिर्फ वन ही मिलेंगे हमें इन मैदानों में, खेती वगैरह नहीं होती है। ठीक है, ये था मैदानों के बारे में। निक्षेप क्या होता है कि मान लो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, वो क्या हो गया, पानी को बहा कर लेकर आ गई, पानी के साथ जो गाद गूद है उनको लेकर बहा कर लेकर आ गई, छोटे छोटे पत्थरों को, और वो किसी एक जगह पर उन्होंने जमा कर दिया, तो इसका निक्षेप का मैदान बन गए। जैसे अपने यहाँ जलोढ़ का मैदान है ना, एलुवियल ऑयल, एलुवियल, ये सारे केस के प्रकार है, निक्षेपात्मक है ये। वैसे भी बहुत सारी हैं, गंगा मैदान हो गए, सतलुज नदी भी लेकर जाती है कहाँ, एक जगह छोड़ देती है ऐसे ही। ठीक है, ये सारे कैसे हैं, जलोढ़ के मैदान हैं, निक्षेपात्मक। अभी नेक्स्ट इसमें क्या है कि कोई भी सतला करते हो, जैसे उत्सुर्त कुएँ ये हो गए, एक उत्सुर्त कुआं होता है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है हमें याद रखनी होगी। उत्सुर्त कुआं, जैसे मान लो एक कुएँ छोड़ दिए ऐसे, जो सूखा एरिया होता है उसमें, तो कोई फिर इसमें ना धीरे धीरे पानी ऊपर आ जाता, तो ये पानी का यूज कर लेते हैं हम, तो ये सूखे मैदानों में पाए जाते हैं। और उत्सुर्त कुएँ सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद और तो इसमें जैसे कई तरह के आकृति बनते हैं। एक होते हैं फियोर्ड तट, फियोर्ड, फियोर्ड तट क्या होता है कि मान लो बहुत से गहरे हिमनद गर्त बोलते हैं इनको, गर्त होता है जो गहरा एरिया सा होता है, जब उसमें मान लो ये गर्त है कोई समुद्र के पास का है, इसमें यहाँ पानी भर गया। ठीक है, जो पानी भरने के कारण जो समुद्र तट रेखा पर होता है उसको बोलते हैं हम ये। ठीक है, अभी तो बाकी उसमें तो क्या होता है कि, और इसके बारे में क्या पढ़ सकते हैं, मैंने आपको बरखान के बारे में पढ़ा दिया कि बरखान क्या होते हैं, बहुत बार पूछा जाता है। और नदियों द्वारा बनाई गई कई, देखो नदियों की स्थलाकृतियाँ कई बार पूछी जाती है।
नदियों की स्थलाकृतियाँ। नदियाँ क्या 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 बनाती हैं? तो सबसे पहले देखो गोर्ज बनाती हैं। क्या है? गोर्ज। जब नदियाँ अपनी युवावस्था में होती है ना तो वो गोर्ज का निर्माण करती है। कब? युवावस्था में गोर्ज का निर्माण करती है। उसके बाद वी आकार की घाटी होती है, जैसे अपने यहाँ देखो सतलुज नदी है, सारे वो बनाती हैं। उसके बाद होगा कैनियन। कैनियन को हम बोल सकते हैं, कैनियन ही बोलते हैं। तो जो गोर्ज तो जो नई अवस्था में है तो उसका ही थोड़ा सा विस्तृत रूप लगा लो हम। अगर गोर्ज बढ़ेगा थोड़ा सा तो उसको बोलते हैं कैनियन। गोर्ज तो ऐसे खड़े हो गए बिल्कुल, कैनियन थोड़ा सा ऐसे चौड़े से किनारे हो जाते हैं, थोड़ा सा स्लोप आ जाता, हल्का हल्का है इसका ही रूप एक तरह से। ठीक है। तो उसके बाद हम नदियों की ओर जैसे ये बनाते हैं विसर्प। नदियाँ बनाती है विसर्प भी बोलते हैं हम इनको। मान लो ये नदी ऐसे आपने चलते देखी ना, ऐसे गोल घूम के नदी, तो जो मोड़दार नदी है इसको हम बोलते हैं विसर्प बनाती है नदियाँ। जब नदियाँ मैदानी भाग में प्रवेश करती है ना पहाड़ों से निकल कर, और जहाँ थोड़ा सा जो स्टीप यानी तीव्र जो एकदम से हम बोलते हैं चढ़ाई, या वो एकदम से स्टीप किनारे कम हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या बनाती है नदियाँ? विसर्प बनाती हैं। ठीक है। और एक और होता है, मान लो एक नदी यहाँ से जा रही है ऐसे, ठीक है, सॉरी ऐसे जा रही है, तो कई बार ऐसा है ये उसका पुराना रास्ता था ना, ये रास्ता छोड़ देते जब पानी की कमी हो, तो यहाँ पर एक झील का निर्माण होता है। तो झील को हम बोलते हैं गोखुर झील। क्या बोलते हैं उसको? गोखुर झील कहा जाता है। ये सारी नदी किया करती हैं, विसर्प हो गया, गोर्ज हो गया, कैनियन हो गया, गोखुर झील हो गया, ये सारी। ठीक है। मालूम ऐसे मोड़ आ जाते हैं ना, तो मोड़ में अधिक घुमाव हो जाता, तो मुख्य नदी से एकदम से मोड़ आ गए ज़्यादा, तो ये मुख्य नदी से अलग हो जाता, मुख्य नदी यहाँ से मुड़ जाती है, तो उसको बोलते हैं विसर्प। ठीक है। अभी वैसे तो बहुत सारे और भी हैं जो, लेकिन ये है क्वेश्चन जो कभी पूछे गए हैं इनसे। उसके बाद देखो सागर, एक फियोर्ड तट मैंने बता दिया आपको। फियोर्ड तट जो समुद्र में ये चीज़ें बनती हैं, कि जो समुद्र का पानी है ना यहाँ किसी भ्रंश में आकर धंस जाता है, उसके कारण ये निर्माण होता है। तो इसका एक फेमस है नॉर्वे का तट। अगर पूछे कि नॉर्वे जो देश है उसका तट कैसा है, वो ऐसे ही फियोर्ड तट के एग्जाम्पल है। एक दूसरा होता है रिया तट होते हैं। रिया तट क्या होता है कि मान लो नदियों द्वारा जैसे अपरदित उच्च भूमि के धंस जाने से, ठीक है, कोई नदियाँ कोई उच्च भूमि थी, ऐसी नदियों ने उसको ऐसे अपर्दन कर दिया उच्च भूमि का, ठीक है, उसके कारण जो तट धंस गया उसको बोलते हैं रिया तट। ठीक है। जैसे ये याद रख सकते हैं कि जो प्रायद्वीपीय भारत है ना नीचे वाला, उसका जो पश्चिमी तट का उत्तरी भाग, यानी जो अपना इंडिया है उसका जो पश्चिमी तट है, इसका जो उत्तरी भाग है ना, एक इसका तट है रिया तट का। क्योंकि यहाँ पर पहले ऊंचाई थी तो नदियाँ ना इसको बहा कर ले गई, इसको ऐसे अपर्दन कर दिया इस मिट्टी का, तो फिर वो समुद्र का पानी था वो यहाँ आकर इसमें फैल गया चारों तरफ। तो भाई ये अपना था आज का टॉपिक था, तो एक बार ज़रूर बताना भाई कैसा लगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।